गर्ल्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जो मीटिंग में आती जा रही है वो अटेंडेंस साथ साथ मार्क कर दीजिए। आज मैं ठीक हूँ। आज आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड्स पढ़नी है जो आप लोगों को दी है, कंप्लीट नहीं करनी, उसमें से आप लोगों ने कोई 10-12 स्लाइड्स और पढ़नी है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने स्लाइड्स पढ़ी थी और उसको बुक में से किया था, कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? प्रीवियस लेक्चर में जितना आप लोगों ने पढ़ लिया था, स्पेस स्ट्रेटजी और सर्च स्ट्रेटजी। गर्ल्स मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको कोई इश्यू तो नहीं, जो आप लोग पढ़ चुके हो, जो हमने कल लेक्चर्स में आई थिंक 13 स्लाइड्स की थी, तो आप लोग साथ साथ बुक से पढ़ रहे हो उसको? बुक से डिटेल में पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। गर्ल्स आपको मेरी आवाज आ रही? समझ आ गई थी? कोई इश्यू नहीं है उसमें? तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके ठीक है, जब भी आपने कुछ पूछना तो लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से पहले पूछ लिया करो, जब मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ तब भी आप पूछ लिया करो। ठीक है, साथ साथ पढ़ोगे तो समझ आएगा, इसको इकट्ठा नहीं करना। एट द एंड आप लोगों को सारा मिक्सअप हो जाएगा। ये पहले भी थोड़ा समझने वाला है कि क्या करना है आपने, किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप। तो
फॉर्मूलाज हैं, तो ये आपको जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक ये नहीं समझ आएगा। चलिए ठीक है गर्ल्स, मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ फिर, क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, हमारी स्लाइड्स भी रह जाती हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर जिसको जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट में मुझसे पूछ लूंगी। हमारा जो कल टॉपिक था, हम लोग को पढ़े थे ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमने देखा कि उसमें पहले हमारे पास फ्रेगमेंट क्यूरी आती है, सिर्फ हमने इसमें क्या निकालना था, क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान, कि हमने अपनी क्यूरी को किस तरह क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। देखो क्यूरी को हमने डिकम्पोज भी कर लिया, उसको फ्रेगमेंट पे इम्प्लीमेंट भी कर लिया, उसको रिड्यूस भी कर लिया। अब हमने देखना है कि किस तरीके के साथ हमने उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, किस पार्ट को पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो ये हमारी क्या होती है, ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। फिर हम इसमें कॉस्ट देखते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं तो हम वो वाला सोल्यूशन करते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट आती है कम आती है। कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट कॉस्ट आती है, आपकी डिफरेंट सीपीयू कॉस्ट आती है, कम्युनिकेशन कॉस्ट आती है। आप फिर एल्गोरिथम सर्च करते हो कि जी चले मैंने कॉस्ट फंक्शन भी निकाल लिया, स्पेस भी निकाल ली कि किस स्पेस के थ्रू, ठीक है, कौन सा ट्री यूज करना है। अब आप एल्गो यूज करेंगे, किस एल्गो के थ्रू आपने उसके अंदर क्या करना है, मूव करना है। नेक्स्ट उसने आपको सर्च स्पेस के बारे में बताया कि जब एक ट्री बनाते हो तो आप देखते हो कि उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है आपके लिए। ठीक है, लीनियर भी ट्री बनते हैं, बुशी, तो आप ज्यादा किसको प्रेफर करते हो, लीनियर ज्वाइंट ट्रीज को। सर्च स्ट्रेटेजीज आपने देखा कि कैसे आपने मूव करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडमाइज। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है एक प्री डिफाइंड वे में, कि पहले बेस पे फिर वन बाय वन आगे जाना है। रैंडमाइज में मतलब रैंडमली आप कोई भी रिलेशन ले सकते हो। उसने कहा कि जब रिलेशन कम हो तो आप यूज करें डिटर्मिनिस्टिक, और जब रिलेशन ज्यादा हो तो आप यूज करते हैं रैंडमाइज। ठीक है, उसे बता रहे डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, पहले R1 R2 लेंगे, फिर R3 आएगा, फिर R4। रैंडमाइज में क्या है कि पहले आप R1 R2 भी ले सकते हैं और पहले R1 और R3 भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, रैंडमाइज। कॉस्ट फंक्शन से बताया कि जी टोटल कॉस्ट हमने निकालनी होती है, फिर हमने रिस्पॉन्स टाइम निकालना होता है कि कितने टाइम में, जितने कम कंपोनेंट्स होंगे, जितना उनका यूटिलाइज कम होगा, उतना रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, मतलब उसका कम होगा, जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि जितनी चीज कम होगी, अगर एक कंप्यूटर को 10 यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, एज कम्पेयर टू एक कंप्यूटर को अगर 100 यूजर एक्सेस करें तो वो रिस्पॉन्स लेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो। टोटल कॉस्ट उसने बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसने बताया कि वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क में डिफरेंट होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में जो होती है ना, मैसिव इनिशियलाइजेशन कॉस्ट होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोकल प्रोसेसिंग। ठीक है, उसने बता दिया उसकी रेशो 20:1 है, कि कम्युनिकेशन से इनपुट आउटपुट की जो रेशो है 20:1। सबसे ज्यादा रेशो किसकी है, कम्युनिकेशन की 20%। क्योंकि पता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क तो हर चीज कहाँ पे होती है, दूर दूर होती है। लेकिन लोकल में क्योंकि सब पास होता है तो इसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होती है, लेकिन इसकी लोकल प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है ज्यादा होती है। तो उसने एक रेशियो बता दिया कि वाइड एरिया नेटवर्क में 20:1 और लोकल एरिया नेटवर्क में 1:1.6। रिस्पॉन्स टाइम उसे बता दिया कि जी रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकलता है, सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम बस प्लस कम्युनिकेशन टाइम। फिर उसे बता दिया कि सीपीयू टाइम कैसे निकालेंगे, इनपुट आउटपुट कैसे निकालेंगे, और कम्युनिकेशन टाइम कैसे। एग्जांपल्स में उसे बता देते हैं साइट 1, साइट 2, साइट 3। साइट 1 को साइट 3 पे जाने के लिए इतने यूनिट्स रखेंगे, साइट 2 को साइट 3 पे जाने के लिए इतने यूनिट। तो नीचे उसने रिस्पॉन्स टाइम के जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट करके कि इस तरह हम उसका क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। एक्स को 1 साइड को 3 पे जाने के लिए क्या टाइम लगेगा, और 2 को 3 पे, और टोटल इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। अब हमने पढ़नी है ऑप्टिमाइजेशन स्टैटिस्टिक्स। उसने क्या कि इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी कॉस्ट फैक्टर हम निकालते हैं। प्राइमरी कॉस्ट फैक्टर का मतलब है साइज ऑफ इंटरमीडिएट रिलेशंस। आपके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट टेबल्स होते हैं, तो उनका जो आपने साइज फाइंड आउट करना होता है वो क्या होता है, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्टैटिस्टिक नीड टू एस्टिमेट देयर साइज। जब हमने क्यूरी सप्लाई की है तो क्यूरी एक रिलेशन पर नहीं होती, क्या होती है, मल्टीपल रिलेशन पे। तो हमें तो नहीं पता होता उसका क्या साइज है, तो हमने पहले उसका क्या निकालना होता है, साइज निकालना होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम उसका क्या करें, एस्टिमेट लगाएंगे उसका कितना साइज। मेक देम प्रिसाइज मोर कोशिश दो, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा होगा बड़ा, उतनी कॉस्ट उसको मेंटेन करने में क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। सिंप्लीफाइंग assumptions, ठीक है, उसने कहा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए एट्रीब्यूट की वैल्यूज में। रिलेशन में जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब से देखो ना, हम एक रिलेशन बना रहे हैं तो 1 में 10, 1 में 20, 1 में 30, इस तरह एक लीनियर वे हो कि इतनी इतनी हर रिलेशन में क्या हो, तो आपकी एट्रीब्यूट।
क्योंकि देखो ना हम अपने एक रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं कि हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे क्या क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें उसने कहा ना कि हमने उसकी साइज फाइंड आउट करनी है, तो अब वो साइज का डिफरेंट फॉर्मूलाज है कि अगर ज्वाइन होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर सिलेक्शन है तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर प्रोजेक्शन है तो क्या फॉर्मूला। आपने पढ़ा था कि सिलेक्शन भी लगाते हैं हम, प्रोजेक्शंस भी लगाते हैं, ज्वाइंस भी लगाते हैं, यूनियंस भी लगाते हैं, तो अब उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है। उसने क्या कि फॉर स्टैटिस्टिक्स उसने क्या फॉर ईच रिलेशन आर, हमारा एक रिलेशन आर है, उसमें A1 A2 A3 ये क्या उसके एट्रीब्यूट फ्रेगमेंटेड एज R1 सो ऑन R कि हमने अपने एक रिलेशन R को जिसमें आपके मल्टीपल क्या थे एट्रीब्यूट थे, हमने उसको फ्रेगमेंट कर दिया R1 सो ऑन R तक, ठीक है। एक मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे उस रिलेशन को हमने ऐसे फ्रेगमेंट किया। अब उसने क्या है कि हमें हर एट्रीब्यूट की क्या चाहिए होती है, लेंथ, तो लेंथ ऑफ A of I हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट इन ईच फ्रेगमेंट, हमें हर फ्रेगमेंट एट्रीब्यूट की वैल्यूज का बताना चाहिए कितनी है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, कार्डिनैलिटी। उसका फॉर्मूला क्या है, कार्डिनैलिटी आपका ये आप कार्डिनैलिटी, ठीक है। उसके प्रोजेक्शन A of I R of J, ये आपका उसको क्या हो गया, R of I। maximum and minimum value in the domain of each attribute, minimum if A of I और max of A, minimum value भी निकालेंगे हम, उसकी क्या निकालेंगे, maximum value, ताकि हमें उससे अंदाजा हो जाए कि उसमें कितनी वैल्यूज है। कार्डिनैलिटी ऑफ ईच डोमेन, और हर डोमेन की भी हम क्या निकालेंगे, कार्डिनैलिटी। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, पहले हम रिलेशन को, एक रिलेशन है R, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं A1 A2 एंड सो ऑन, हमने उसको फ्रेगमेंट कर दिया R1 R2 एंड सो ऑन। पहले हम उसकी निकालेंगे ईच एट्रीब्यूट की लेंथ, फिर उसके हर फ्रेगमेंट में एक एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यूज है डिस्टिंक्ट वो, फिर मैक्सिमम मिनिमाइज, और फिर उसकी क्या होगी, हर डोमेन की कार्डिनैलिटी। असली क्या की कार्डिनैलिटी ऑफ ईच फ्रेगमेंट कार्ड R of I, मतलब कार्डिनैलिटी निकालनी है हर फ्रेगमेंट की R of I, R of I की मतलब I की वैल्यू की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। सिलेक्टिविटी फैक्टर ऑफ ईच ऑपरेशन फॉर रिलेशन, इसका एक आप सिलेक्टिविटी फैक्टर निकालते हैं, उसका देखो उसने बताया कि हर के लिए क्या होगा, ऑपरेशन डिफरेंट है ना, ज्वाइंस हो सकती है ऑपरेशन में, सिलेक्शन हो सकता है, प्रोजेक्शन। तो उसने क्या किया, अगर हमारी ऑपरेशन है ज्वाइंस, तो S of S क्या है आपका, ये तो इसका एब्रिविएशन है सिलेक्टिविटी फैक्टर। यहाँ पे ऑपरेशन आगे क्या, ज्वाइन, हमारे दो रिलेशन है R एंड S, तो इसकी कार्डिनैलिटी अगर हमने निकालनी है तो हम लिखेंगे कार्ड R ज्वाइन S ओवर कार्डिनैलिटी ऑफ R स्टैटिक कार्डिनैलिटी ऑफ S, मतलब हम उनको ज्वाइन करके भी उसकी कार्डिनैलिटी निकालेंगे और सेपरेट सेपरेट निकालेंगे, और इस फॉर्मूला में पुट करके हम उसका क्या निकाल लेंगे, सिलेक्टिविटी फैक्टर, अगर क्या लगे हमें, ज्वाइंस। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन है, देखो इंटरमीडिएट रिलेशन साइज निकाल रहे हैं ना, अब हमारी क्या है, सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन है तो हम पहले उसने क्या किया कि साइज ऑफ R कैसे निकालेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ R मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ R। सिलेक्शंस रो होती है, तो पहले आप पूरे उसकी R रिलेशन की कार्डिनैलिटी निकालोगे, फिर उसकी क्या निकाल लोगे, लेंथ, और उसको से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइज ऑफ R। फिर उसने क्या, कार्डिनैलिटी ऑपरेशन क्या था आपका, सिलेक्शन का R, इसका सिलेक्टिविटी फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन F क्रॉस कार्डिनैलिटी ऑफ R, तो ये एक उसने फॉर्मूला बता दिया। अब उसने यहाँ पर कहा है कि ये F क्या है, फॉर्मूला, F क्या है, फॉर्मूला, तो इसकी जगह तीन ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अगर तो A उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट है तो हम इस तरह निकालेंगे, अगर ग्रेटर देन वैल्यू है तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर लेस देन वैल्यू है तो हम ऐसे निकालेंगे। तो ये उसके ना डिफरेंट उसने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। बेसिकली फॉर्मूला है ये वाला, कार्डिनैलिटी सिलेक्शन की अगर आपने निकालनी है R की, तो उसकी सिलेक्टिविटी फैक्टर सिलेक्शन यहाँ क्या आ जाएगा, F, और कार्डिनैलिटी मतलब इसकी जगह ये वाली वैल्यूज कोई भी आती है, डिपेंड करता है कि अगर उसकी इक्विवेलेंट है तो ये लगाएंगे, अगर ग्रेटर है तो ये, अगर लेस है तो ये, अगर एंड लग रहा है तो ये चीज, अगर यूनियन हो रहा है तो ये, और अगर उसको वैल्यू बिलोंग कर रही है तो ये चीज। तो ये डिफरेंट आपके क्या है, फॉर्मूला है। बेसिकली आप ये वाले ऊपर वाले 3 फॉर्मूलाज कर लो, तो ये आपके इनफ है, नीचे वाले इतना जरूरी नहीं है कि इसको किया जाए। फिर इंटरमीडिएट रिलेशन साइज में क्या क्या, अगर प्रोजेक्शन है तो कैसे निकालेंगे, कार्डिनैलिटी उसके आपके उसका सिंबल है R इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ R। कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्डिनैलिटी R क्रॉस S होता है, जिसको मतलब कार्डिनैलिटी R की निकालो, उसको स्टैटिक कार्डिनैलिटी ऑफ S से। यूनियन में हम अपर बॉन्ड भी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, लोअर बॉन्ड। कार्डिनैलिटी R यूनियन S, कार्डिनैलिटी R यूनियन S, इसमें देखो क्या होगा, अपर बॉन्ड को निकालने के लिए हम सिंपली कार्डिनैलिटी ऑफ R और कार्डिनैलिटी S को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और लोअर बॉन्ड के लिए हम उसकी कार्डिनैलिटीज को निकाल के क्या फाइंड कौन सा फंक्शन लगाएंगे, मैक्सिमाइज कर।
सेट डिफरेंस में उसने क्या है कि अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड, सेट डिफरेंस है ना, हम डिफरेंस निकालना है तो लोअर बॉन्ड क्या होगा 0, अपर बॉन्ड की उसने क्या है कार्डिनलिटी ऑफ r माइनस s, कार्डिनलिटी r को क्या कर दो, किसी से माइनस कर दो, r में से s को माइनस कर दो तो क्या निकल आएगी कार्डिनलिटी, और इसका मतलब r में से s को अगर माइनस करें तो क्या बचेगा r, तो वो क्या होगी कार्डिनलिटी ऑफ r। तो ये आपके ना डिफरेंट बच्चे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कि अगर ज्वाइन होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं उसकी साइज की एस्टिमेशंस लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट रिलेशंस है ना, हमने क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा साइज क्या है, हमें तो नहीं पता पीछे डेटाबेस में उसका क्या साइज है सारा, लेकिन हम उसकी एस्टिमेशंस निकाल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसके लिए डिफरेंट एजम्पशंस के लिए फॉर्मूलाज हैं कि ज्वाइन होगा तो ये होगा, अगर सिलेक्शन है तो ये होगा, अगर प्रोजेक्शन है, कार्डियल यूनियन है, सेट, तो यही वाले ही हमने पढ़े थे कि हम ये चीजें लगाते हैं, क्या सिलेक्शन लगाते हैं, प्रोजेक्शंस लगाते हैं, दैट है प्रोडक्ट यूनियन और सेट डिफरेंस, ठीक है बच्चे। जिसका भी माइक ऑन है ना, ये अपना माइक ऑफ करे। अच्छा, उसके बाद देखो हम क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हमारा कैलकुलस क्यूरी होती है, अलजेब्रिक क्यूरी होती है, तो हमारे जो यूजर देता है उसको हम डिवाइड करते हैं, जो हमारी दूसरी क्यूरी हमारे पास होती है वो इस फॉर्म में होती है, जिसमें क्या लगी होती है सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन और सेट डिफरेंस। तो हम अपनी क्यूरी को इसमें कर चुके हैं चेंज। देखो सर, फिर उसने कहा है कि इंटरमीडिएट रिलेशन, फिर उसने कहा है कि ज्वाइंट्स, उसने कहा कि स्पेशल केस ए इज द की ऑफ आर एंड बी इज द फॉरेन की ऑफ एस। हम जब एक आपका ज्वाइन आ गया जिसमें अगर मोस्ट जनरल एक स्पेशल केस क्या हो सकता है कि ए एक की है आर की और बी किसकी फॉरेन की एस की, मतलब उनमें आपस में लिंक क्या पता ना, एक प्राइमरी की होती है तो एक दूसरे डबल क्या बनती है फॉरेन की, तो उस तरह का अगर कोई केस आता है तो आप क्या करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ आर इसको ज्वाइन करो एस से किस पेज पर ए इक्विवेलेंट टू एस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस, और मोर जनरल में क्या है कार्डिनलिटी ऑफ आर ज्वाइन एस इज इक्वल टू एस ऑफ एफ, ये ज्वाइन का है स्टेरिक कार्डिनलिटी ऑफ आर स्टेरिक कार्डिनलिटी ऑफ एस। सेमी ज्वाइन में उसने कहा है कार्डिनलिटी, सेमी ज्वाइन का सिंबल आपको पता है फुल ये नहीं होता, यहाँ से थोड़ा आपका मिसिंग होता है वो लाइन। कार्डिनलिटी आर इंटू एस को हमने किस बेस पे ज्वाइन किया, एट्रीब्यूट की बेस पे, इक्वल टू सिलेक्टिविटी फैक्टर्स का क्या है एस डॉट ए स्टेरिक कार्डिनलिटी ऑफ आर, वेयर उसने कहा है कि ये जो सिलेक्टिविटी फैक्टर है किस तरह हम निकालेंगे कि हम उसकी कार्डिनलिटी लेंगे एस की, फिर कार्डिनलिटी उस डोमेन ए की, और फिर उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर। अक्सर ना हम अगर सिलेक्टिविटी हमने एस्टिमेशन लगानी हो तो हम हिस्टोग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम इतना मतलब बेटर नहीं होता हर चीज के लिए कि ये बिल्कुल आपको सही देगा, तो इनएक्यूरेट अक्सर इनएक्यूरेट एस्टिमेशन भी आपकी आ जाती है, तो बस ये आपने देखना है कि आप सिलेक्टिविटी एस्टिमेशन के लिए हिस्टोग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी जो स्लाइड 19 और 20 है ना, इसको आप स्किप कर दें, ये आप लोगों ने नहीं करनी। फिर है सेंट्रलाइज्ड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर क्यूरी आपकी सेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपने क्या कैसे करना है, इससे क्या कि इससे 3 मेथड हैं, डायनामिक, स्टैटिक और हाइब्रिड। ये डायनामिकली भी कर सकते हो, स्टैटिकली भी कर सकते हो और हाइब्रेशन भी कर सकते हो। उसने कहा डायनामिक जो प्रोजेक्ट है वो किसका, इंग्लिश प्रोजेक्ट है यूसीबी, स्टैटिक्स प्रोजेक्ट किसका था, सिस्टम आर प्रोजेक्ट एट आईबीएम, और हाइब्रिड किसका था, वोल्केनो प्रोजेक्ट और ओजीएम, मतलब ये एक नाम है कि ये इस चीज का इसका प्रोजेक्ट था। उसने कहा कि डायनामिक में हम इंटरप्रेटिव करते हैं, स्टैटिक में हम एग्जॉटिव सर्च करते हैं, और हाइब्रिड में चूज नोड विद इन प्लान, उस प्लान के अंदर से हम कोई भी नोड यूज करके उसको क्या करते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं। सबसे पहले है डायनामिक एल्गोरिथम, कि हम डायनामिक एल्गोरिथम में क्या करते हैं, जिसमें एल्गोज हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने उसको करते हैं, ठीक है। उसे क्या कि डायनामिक एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, डिकम्पोज each multiple variable query into a sequence of mono variable query with a common variable। हम एक मल्टीपल वेरिएबल क्यूरी को किसी एक वेरिएबल की कॉमन वेरिएबल की बेस पे उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। प्रोसेस ईच बाय अ वन वेरिएबल क्यूरी प्रोसेसर, हम उसको क्या क्या कहते हैं, क्यूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस करते हैं हर एक को। चूज एन इनिशियल एग्जीक्यूशन प्लान, हेरिस्टिक हम प्लान इस्तेमाल करते हुए उसका इनिशियल एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर बाय रेस्ट कंसीडर इंटरमीडिएट रिलेशन साइज, और बाकी इंटरमीडिएट रिलेशन साइज को देखते हुए हम उसको बाकी काम करते हैं, ठीक है। पहले मतलब हम एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट को चूज कर लेते हैं, इसमें हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायनामिक एल्गोरिथम में सिंपल काम क्या है कि आपने अपनी मल्टीपल वेरिएबल क्यूरी को किसी एक कॉमन वेरिएबल की बेस से आप उसको क्या कर देना है, आगे डिकम्पोज कर देना है। देखो उसने क्या है डायनामिक एल्गोरिथम डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसने क्या क्या डिकम्पोज करते हैं ना, यहाँ पे वो क्या डिकम्पोज करके दिखा रहे हैं कि हमने उसको किस तरह डिकम्पोज करना है।
उससे क्या रिप्लेस एन एन वेरिएबल क्यूरी क्यू बाय अ सीरीज ऑफ क्यूरी। आपने एक क्यूरी को सीरीज ऑफ क्यूरी में क्या कर डिवाइड, मतलब Q1 Q2 सो ऑन Q ऑफ n। अब Q ऑफ I अगर Q2 है तो वो किसका रिजल्ट यूज कर रहा है, Q1 का। Qn है तो वो किसका यूज कर रहा है, n-1 का। तो उसने कहा कि Qi जो है यूज द रिजल्ट ऑफ Qi-1, क्योंकि अगली जो क्यूरी होगी वो पिछली वाली क्यूरी का क्या करेगा, रिजल्ट को शो। मतलब एक अगर क्यूरी को हमने 5 क्यूरीज में डिवाइड किया है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, तो Q2 यूज करेगा Q1 को, Q3 करेगा Q2 को, Q4 करेगा Q3 को। इसलिए उसने क्या है कि Qi किसको यूज करेगा, रिजल्ट को Qi-1 अपने से एक पिछले को। डिटैचमेंट उसने कहा है, ये तो हो गया हम लोग। डिटैचमेंट उसमें क्या है, क्यूरी डिकम्पोज इनटू Q1 इनटू Q11। उसने क्या कि Q1 अगर क्यूरी है तो हम उसको किसमें करेंगे, Q11 में। मतलब उसने एक बता दी है कि Q1 है तो अगर हम उसको आगे फर्दर करते हैं तो Q2 उसका नाम नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, Q11। हैव अ कॉमन वेरिएबल विद द रिजल्ट ऑफ Q1। फिर उसने क्या ट्यूपल सब्स्टिट्यूशन, फिर हम उसमें क्या कर देंगे, उसकी जो ट्यूपल की एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसमें एग्जांपल्स भी देखो आप, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। ये तो एल्गो है ना, आपको कहते हैं एल्गो में हमेशा हम जेनेरिक बातें करते हैं, जनरल बातें करते हैं, जी ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे। डिटैचमेंट उसमें क्या है कि आपकी सिलेक्ट, ये भी एक जनरल मतलब वैल्यू दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट में ना आप एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये एक जनरल बात है। उसमें क्या है कि एक आपके पास क्यू है, मतलब कि क्यूडी है, क्या है, सिलेक्ट v2.a2 v3.a3 so on vn.an। मतलब आपने v2 में से v2 का आपने निकाला a2, v3 का a3 so on vn का an। फ्रॉम कहाँ से, r1 v1 so on rn vn। मतलब इस रिलेशन कैसे, वेयर उसने एक बता दिया कि जी ये फॉर्म, इस बेस पे आपने उसको निकालना, जिससे हम कहते हैं ना सिलेक्ट की नेम फ्रॉम दिस वेयर दिस। तो उसने ये नाम यूज करने के बजाय कुछ वेरिएबल्स यूज कर लिए कि ऐसे ऐसे। अब हमने इस Q वाली को एक कॉमन बेस पे हमने किसमें डिवाइड कर देना है, Q1। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम आर, देखो ये दो है ना पार्ट, तो इस पार्ट को हम अलग कर देंगे, इस पार्ट को हम अलग कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने लिखा सिलेक्ट v1.a1 into r1 डैश। मतलब कि हमने सिलेक्ट किया, देखो एक सीक्वेंस जा रही है ना, v2 a2 v3 a3 vn r1। इसमें देखो यहाँ पे r1 v1 है, v1 a1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट v1.a1, हमने क्या सिलेक्ट करना है, v1.a1 into r1 डैश। कहाँ से करो, यहाँ से फ्रॉम a1 v1 वेयर डी। मतलब इसका ये हाफ पार्ट हमने इस क्यूडी को पार्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा इस क्यूडी को और में भी करना है, तो Q1 के बाद हम Q2 नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, Q1। तो अब जो पार्ट रह गया वो ये वाला पार्ट रह गया है, सिलेक्ट v2.a2 v3.a3 सो ऑन फ्रॉम। अब इधर जो है हम ये तो हम लिखेंगे ये वाला r सो ऑन वाला, ठीक है। ये r1 की जगह हम क्या लिखेंगे, r1 डैश, ठीक है। r1 डैश v1 सोन r2 v2 एंड सोन rn। और ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे। मतलब हमने इस r यहाँ वाले को, ये वाली जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो इसकी जगह ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसने क्यूरी को क्या कर दिया, दो में आगे डिकम्पोज कर दिया, डिटैच कर दिया। इसमें ना एग्जाम्पल्स में देखो, एग्जाम्पल से आपको ना ज्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी। देखो उसने एग्जांपल दी, डिटैचमेंट एग्जांपल। उसने कहा कि जी नेम ऑफ द एम्प्लॉय यूजिंग वर्किंग ऑन कैड कैम प्रोजेक्ट। आपकी एक क्यूरी लगानी है जिसमें आपने वो एम्प्लॉयज लेने हैं जो किस पे काम कर रहे हैं, कैड एंड कैम। well, आपको ये वाली क्यूरी तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगी क्योंकि हर एग्जांपल में आपके यही 3 टेबल्स हैं और यही क्यूरी है, ठीक है। उसने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय असाइनमेंट प्रोजेक्ट वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइनमेंट डॉट ई नंबर एंड असाइनमेंट का पी नंबर, प्रोजेक्ट का पी नंबर सेम होना चाहिए एंड दिस, ठीक है। अब उसने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट, यहाँ से उसने इसको कम करने की कोशिश करनी है तो वो सबसे पहले यहाँ से लेगा प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। हमने क्या सिलेक्ट किया है, प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। इसको हमने क्या नाम दिया, जे वर्ड। मतलब नेक्स्ट हम ये पार्ट लिख रहे हैं, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, जे वर्ड। तो जे वर्ड का मतलब है ये सारी क्यू। हमने कहा जी कि सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। कहाँ से करना है, प्रोजेक्ट से, वेयर उसका पी नेम क्या हो जाए, कैड एंड कैम। ये हो गया, ये Q11 हो गया। अच्छा बेसिक क्यूरी हमारी ये थी Q1, ये Q11 हो गया। Q1 बेसिक जो क्यूरी है। अब ये जो चीज हमने की है ये हमने इस क्यूरी में क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये ओरिजिनल क्यूरी तो ना रही ना, तो हम क्यू क्या लगा देंगे, Q डैश। अब उसने क्या किया, सिलेक्ट
एम्प्लॉय डॉट ई नेम वैसे ही लिख दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय असाइनमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेवर, क्योंकि हमने उसको क्या नाम दे दिया था, जेवर। वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इक्वल टू असाइनमेंट डॉट ई नंबर, ये भी एज इट इज आएगा, एंड इधर चेंज किया ना, तो ये असाइनमेंट डॉट पी नंबर इक्वल टू प्रोजेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, जेवर डॉट पी नंबर। और ये एंड वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हमने इसको जब किया डिवाइड तो हम बाद में वो वाला पार्ट उसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो जो चीजें हमने ले ली थी अब उसकी जगह हम वहां पे क्या पुट कर देंगे, जेवर, क्योंकि हमने कहा है कि ये चीज किस तरह किस में चली गई है, जेवर। नेक्स्ट देखो, ये हमारी Q1 थी, Q डैश थी, ठीक है, ये Q12। अब मजीद इसको और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम किसको करेंगे, ये इस चीज असाइनमेंट डॉट ई नंबर को, सिलेक्ट असाइनमेंट डॉट ई नंबर इनटू G1, जी वेरिएबल में ले लिया, फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, असाइनमेंट से, और कहाँ से ले रहे हैं, जेवर से, वेयर ये वाली क्लोज यहाँ पे लगा दी। अब इसके बाद एक और आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने अब इस वाली को अब इसमें पुट कर दें, ये जो चीज हमने की है अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम एम्प्लॉय, अब असाइनमेंट और जेवर इन सब की जगह क्या आ जाएगा, जीवर, क्योंकि जेवर भी किसमें इस्तेमाल हो गया, जीवर में, एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इक्वल टू जीवर डॉट ई नंबर, और फिर ट्यूपल। अब ट्यूपल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, डिटैचमेंट कर दी। अब क्योंकि डी वर्ड जो है ना आपका, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है ना, यहाँ पर आपको वैल्यूज आ जानी है, तो अब लास्ट जो होता है ना वो होता है कि उसमें हम उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। उसे क्या कि जो Q11 था ना वो मोनो वेरिएबल क्यूरी था, कि हमने एक कॉमन वेरिएबल पे उसको क्या कर दिया, Q12 और 13 ट्रिपल सबमिशन था, कि हमने उसको रोज को मजीद क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब उसमें क्या है कि जी वार जो है 13 वाले में, जो जी वार है उसके दो ट्रिपल है, एक E1 है E2, उसमें ई नंबर जो है दो है, एक E1 है और एक E2 है। तो हम अब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 13 है ना, तो 131 और 132, 13 को अगर डिकम्पोज करेंगे तो 131 लिखेंगे और 132। सिलेक्ट, ये ना सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम एम्प्लॉय और जेड दिस, तो उसने यहाँ पर क्या दिया, एम्प्लॉय डॉट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू E1, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इज इक्वल टू E2। तो ये आपका क्या हो गया, उसने क्यूरी को क्या कर दिया, पहले डिकम्पोज किया, फिर डिटैच किया, डिटैच करके क्या कर दिया, ट्यूपल सब्स्टिट्यूशन, उसने जो ट्यूपल्स ली थी उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही आपको रखती हूँ, स्टैटिक एल्गोरिथम नहीं करवाती, आप इस एग्जांपल को जब एक से करोगे ना समझ के, तो ये आप ज्यादा अच्छा करोगे, किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, आगे डिटैच कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने जे वार में किया, फिर जी वार में किया, और जी वार से मजीद उसको क्या कर दिया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मैंने आगे पढ़ाना था स्टैटिक एल्गोरिथम में, लेकिन आई थिंक इतना ही काफी है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आपको कोई इशू नहीं। हाँ जी गर्ल्स, अब बताओ इसमें इशू स्लाइड्स में, मीटिंग में 10 मिनट्स रह गए आपके, इसलिए मैंने वहां पे आगे पढ़ाया भी नहीं है। गर्ल्स समझ आई है, शुरू में जो स्लाइड्स में आपके इंटरमीडिएट रिलेशन जो है बच्चे, क्यूरी नहीं गिवन होगी आपकी, वो स्टेटमेंट गिवन होगी, जिससे उससे क्या है ना कि ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और इस पेज पे करना है। मतलब उसने जैसे कहा है कि आपने उन प्रोजेक्ट्स के नाम लेने हैं जिसमें कैट कैम है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि 3 आपके टेबल है, एम्प्लॉय असाइनमेंट टेबल। पहले वो आप सिंपल क्यूरी लिखोगे और फिर Q डैश Q12 Q13 वाली क्यूरीज आपने खुद लिखनी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन होगी कि आपने ये चीज निकालनी है, इसमें डिटैचमेंट भी करनी है, डिकम्पोजिशन भी करनी है, या सिंपल वो ये कह सकता है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपने उसको कैसे करना है। तो पहले आपने क्यूडी को लिखना है, फिर उसमें से कॉमन वेरिएबल की बेस पे उसको Q1 बनाना है, फिर Q डैश वाली क्यूडी में, क्योंकि ओरिजिनल क्यूडी में तो चेंज आ जाएगा, फिर वो Q डैश बन जाएगी, फिर मजीद उसको और सिंप्लीफाई करते करते करेंगे, ठीक है। कोई इशू क्लास, बाकी गर्ल्स आवाज आ रही है मेरी, आप लोग सब खामोश क्यों हो, पूछो ना कि क्या है। गर्ल्स आप अगर समझ आ गई है तब भी मुझे बताएं कि यस मैम आ गई है, अगर नहीं आई तो तब भी मुझे बताएं। और ये आपने लाजमी बुक से मैं ये स्लाइड्स कम करवाने का क्यों मकसद है, ताकि आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है ना। इससे वरना मैं स्लाइड्स चाहती हूँ मैं करवा था, लेकिन मैं स्लाइड्स कम इसलिए करवा रही हूँ कि आप डेली बुक से रीड करें,
उसको समझे, रिकॉर्डिंग भी मैं इसलिए सेंड करती हूँ ताकि आप इसमें से अच्छे से समझ लो, देखो आपको कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके लास्ट पेपर में था, उसमें क्यूरीज को इस तरह करने के लिए आया हुआ था कि इसको ऑप्टिमाइज करो, इसको रिड्यूस करो। तो रिड्यूस, ऑप्टिमाइज, डिकम्पोज, ये जो आजकल आप लोग पढ़ रहे हो सब कुछ इसी में आ रहा है। बुक से भी लाजमी आपने करना है, यही सेम एग्जांपल बुक्स में है। जब एक दफा आप यहाँ से पढ़ लोगे तो बुक में भी से भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। बच्चे म्यूट तो किया हुआ है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर आंसर मुझे कर तो सकते ना, मैं आपकी चैट देख रही हूँ। म्यूट तो मैं अनम्यूट इसलिए करती हूँ कि फिर एकदम से आप लोग की आवाज स्टार्ट हो जाती है, किसी की कोई समझ नहीं होती। जो आपने पूछना है कमेंट्स में पूछो, मैं आप देख रही हूँ कि आप लोग क्या क्या लिख रहे हो। आज जितनी मैंने आपको स्लाइड्स करवाई है ना, उसकी से पहले डायनामिक वाली स्टैटिक का हमने कल करनी है, ठीक है। डायनामिक, स्टैटिक और हाइब्रिड थी ना आपकी, 3 थी सेंट्रलाइज में। तो डायनामिक हमने कर ली है। डायनामिक में क्या थी, डिकम्पोजिशन थी, फिर डिटैचमेंट थी, फिर क्या थी, ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन। अब हमने किसमें करनी है, स्टैटिक में। तो स्टैटिक से पहले आप लोगों ने सारा उसको पढ़ना है। मैं है क्यों नहीं बुक से, मैं डेली बुक में से देखती हूँ। आपका ये चैप्टर 8 लास्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ा था, उससे नेक्स्ट चैप्टर ही आपका है बुक में। मैं डेली बच्चे स्लाइड्स में थे बाद बुक से देख के आप करती हूँ। सेम यही एग्जांपल्स हैं, यही एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन थोड़े पेज आगे पीछे करके देखोगे मिल जाएगा। हाँ जी, चैप्टर 8 है। जैसे जब ये मैंने स्लाइड्स जब कंप्लीट करवानी है ना, तो मैंने इसके बाद आप लोगों को इस स्लाइड्स का एक ओरली क्विज लूंगी। तो ये साथ साथ अपना प्रिपेयर करें। इसके बाद मैं आपका एक क्विज लूंगी जिसमें मैंने आपसे पूछना है कि जी क्यूरी अगर स्टैटिस्टिकल में क्या होता है, डायनामिकली में क्या होता है, आप लोग रिसर्च स्पेस क्या होती है, स्ट्रेटेजी स्पेस क्या होती है। आई थिंक तो मुझे आपसे जब तक आपसे पूछूंगी नहीं ना, आप लोगों ने सही पढ़ना नहीं है। तो आप लोग प्रिपेयर करें, जैसे हमारी स्लाइड्स एंड होंगी उससे नेक्स्ट डे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप लोगों का ओरली क्विज होगा, जिससे मैं जो पूछूंगी वो मुझे आंसर करेगा, ठीक है। तो अपने आपको प्रिपेयर रखो इस चैप्टर के लिए। चलो ठीक है गर्ल्स, आप लोगों को कोई इशू नहीं है, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ और आपको अभी रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी। स्लाइड से वही कल वाली हैं, ठीक है। जस्ट इसमें से वो जो 2 स्लाइड हिस्टोग्राम वाली है वो आपने नहीं करनी, बाकी सब करनी। बस ये माइंड में ये रखिएगा कि अक्सर हम एस्टिमेशन के लिए, कॉस्ट मॉडल के एस्टिमेशन के लिए, साइजेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम, लेकिन इसकी एस्टिमेशन इतनी करेक्ट नहीं होती, ठीक है। क्लास, अल्लाह हाफिज।